नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम 904 पेपर की मैराथन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपकी दूसरी क्लास है। सब्जेक्ट नाम है शालेय संस्कृति, नेतृत्व एवं शिक्षक विकास। इससे पहले भी हम आपकी एक मैराथन क्लास स्टार्ट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो देख लेना, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराए थे। इसमें थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो MPDLED मुख्य परीक्षा 2026 द्वितीय वर्ष वालों की क्लास है। ठीक है, ये मैराथन क्लास है, आप इसे देखें। इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर बताए जाएंगे आपको, तो आप इन क्वेश्चनों के आधार पर आगे की क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, इस क्लास में जो भी कराएंगे हम इंपॉर्टेंट कराएंगे। तो आप इस क्लास को लाइक कर देना, जो आपकी मैराथन क्लास है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट बच्चे जुड़ रहे हैं वो यहाँ पे देखेंगे कि आप नोट्स लेना चाहते हैं तो नोट्स ले सकते हैं। इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके आपको दिखाई दे रहा है 72 40 28 72 81। ठीक है, तो सभी बच्चे, जितने भी बच्चे जुड़ रहे हैं, सबसे पहले क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन और रखें नेक्स्ट क्लासेस के लिए, और सभी जगह शेयर कर देना। इस क्लास को अपने सेंटर वगैरह पर भी बता दिया करो, और बच्चों का भी भला हो जाएगा। ठीक है, सभी को बताओ हमारे क्लासेस के बारे में। ठीक है, ताकि और बच्चे जुड़ें और अच्छे नंबर से पास हो जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो विषय थोड़ी क्या है, सेकंड ईयर वालों की थोड़ी हार्ड होती है। इसकी लैंग्वेज काफ़ी बच्चों को समझ नहीं आती, इस सब्जेक्ट की क्या लिखें क्या नहीं लिखें। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक तो शिक्षक से पूछे जाएंगे, आपके प्रधान अध्यापक से, बच्चों से, सबसे ज़्यादा स्कूल आपके विद्यालय से रिलेटेड पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ ना आए, वहाँ पे शाला, प्रधान अध्यापक, ये चीज़ आपको दिखाई देंगी, शिक्षक, शिक्षा, तो आपको इनमें शिक्षक, विद्यालय, इनसे रिलेटेड लिख देना अगर आप पे कोई प्रश्न का उत्तर नहीं आए तो। ठीक है, लेकिन आपको वो प्रश्न क्या है, खाली नहीं छोड़ना है। अगर आप उसे खाली छोड़ोगे तो आपका नंबर कटेगा। अगर आपका नंबर कटेगा तो आप फेल भी हो सकते हैं। बस आप सभी स्टूडेंट इतना ध्यान रखें, अगर आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, यानी कि कोई आधे तो आएंगे, इतना तो क्वेश्चन आएगा, हमें पता है, क्योंकि हम जो मैराथन क्लासेस कराएं वो इंपॉर्टेंट कराएं। अब तक आपको बहुत हेल्प मिली हमारी क्लासेस से, तो आगे भी मिलेगी। हम जो भी करा रहे हैं इंपॉर्टेंट करा रहे हैं, तो आपको इनमें ध्यान रखते हुए, क्योंकि मैं प्रश्न की लैंग्वेज थोड़ी चेंज कर सकता है। ठीक है, काफ़ी प्रश्न सेम मिल जाते हैं नोट से और मैराथन क्लासेस से, तो काफ़ी क्वेश्चन थोड़े चेंज करके वो दे देता है, लेकिन आंसर सेम रहता है। बस आपको क्वेश्चन को समझना होगा, थोड़े से अच्छे से लिखना होगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन का उत्तर नहीं आ रहा है तो उस प्रश्न से रिलेटेड जो भी कुछ आ रहा है आप लिख के आएँ। ठीक है, नहीं आ रहा है कुछ भी, तब भी आप लिख के आएँ कुछ ना कुछ, लेकिन खाली नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो सभी स्टूडेंट। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आपका मैराथन क्लास है, ये दूसरी मैराथन क्लास है दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर की। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षक शिक्षा की आवश्यकता का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। शिक्षक शिक्षा की आवश्यकता का आपको संक्षिप्त में वर्णन करना है। तो यहाँ पे कह रहा है कि शिक्षक समाज का निर्माता होता है। जो शिक्षक होता है वो समाज का निर्माता होता है। बिना प्रशिक्षित शिक्षक के अच्छी शिक्षा संभव नहीं है, इसलिए शिक्षक शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। शिक्षक शिक्षा क्या है, अत्यंत आवश्यक है। तो शिक्षक शिक्षा की आवश्यकता के कारण यहाँ पे देखेंगे तो कौन कौन से कारण है यहाँ पे। तो पहला कारण आप लिख सकते हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षक के कार्य। गुणवत्तापूर्ण शिक्षक के लिए तो यहाँ प्रशिक्षण से शिक्षक को शिक्षण विधियाँ, बाल मनोविज्ञान और पाठ्यक्रम की सही समझ होती है, जिससे वह बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकता है। ठीक है, पहला कारण ये होता है। दूसरा, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए। दूसरा होता है बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, यानी कि प्रशिक्षित शिक्षक बच्चे के शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक विकास में क्या करता है, सहयोग करता है। तीसरा देखें तो नई तकनीक अपनाने के लिए। तीसरा कारण होता है नई तकनीक अपनाने के लिए। तो समय के साथ शिक्षा में नई तकनीक और विधियाँ आती हैं। शिक्षक इन सब से क्या होता है, परिचित होता है। चौथा, राष्ट्र निर्माण के लिए, यानी कि देश का भविष्य बच्चे हैं। देश का भविष्य बच्चे हैं और बच्चों का भविष्य शिक्षक बनाता है। बच्चों का भविष्य कौन बनाता है, शिक्षक बनाता है। इसलिए प्रशिक्षित शिक्षक राष्ट्र निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, नेक्स्ट कारण है आपका व्यावसायिक दक्षता के लिए। तो शिक्षक शिक्षा से शिक्षक अपने व्यवसाय में दक्ष बनता है और अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा सकता है। तो कोटारी आयोग, यानी कि राष्ट्र का भाग्य कक्षाओं में बनता है। कोटारी आयोग का प्रमुख कथन है, ये इंपॉर्टेंट है, कि राष्ट्र का भाग्य कक्षाओं में बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षक शिक्षा के
सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, यानी जो शिक्षक होता है, टीचर होता है, उसकी शिक्षा के सिद्धांतों का आपको वर्णन करना है, सिद्धांतों का। तो शिक्षा के प्रमुख जो सिद्धांत हैं वो यहाँ पर निम्नलिखित तरीके से दिए गए हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे। तो पहला सिद्धांत हो जाएगा व्यवहारिकता का सिद्धांत, यानी कि शिक्षा केवल सैद्धांतिक ना होकर व्यवहारिक भी होनी चाहिए। विद्यालय में जाकर वास्तविक शिक्षण अभ्यास अनिवार्य रूप से कराया जाए, ठीक है। दूसरा देखेंगे बाल केंद्रितता का सिद्धांत। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, बाल केंद्रितता का सिद्धांत, यानी कि शिक्षक को बच्चों की रुचि, आवश्यकता, स्तर और मनोविज्ञान के अनुसार पढ़ाना सिखाया जाए, ठीक है। तीसरा हो जाएगा आपका निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत यानी शिक्षा केवल एक बार नहीं बल्कि सेवा के दौरान भी सेवाकालीन प्रशिक्षण के रूप में निरंतर चलती है। चौथा सिद्धांत हो जाएगा लचीलेपन का सिद्धांत, यानी कि पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण विधियां समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार बदली जा सकें। समन्वय का सिद्धांत यानी शिक्षा में सिद्धांत और व्यवहारिक दोनों में उचित समन्वय हो ताकि शिक्षक दोनों में दक्ष बने, ठीक है। छठा देखें लोकतांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत, यानी कि शिक्षा में समानता, स्वतंत्रता और सहयोग के मूल्यों को शामिल किया जाए। तीसरा देखें एनसीईआरटी के मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिए। एनसीईआरटी के जो मुख्य कारण होते हैं उनका आपको वर्णन करना है। तो एनसीईआरटी की फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, अर्थात राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद कहते हैं इसे। तो इसकी स्थापना 1 सितंबर 1961 में हुई थी। इस मुख्यालय इसका नई दिल्ली है। एनसीईआरटी के जो प्रमुख कार्य होते हैं यहाँ पे आप लिखेंगे। तो एनसीईआरटी के प्रमुख कार्य देखेंगे, पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक निर्माण होता है सबसे पहले तो इसका कार्य, ठीक है। यानी कि प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तक की पुस्तकें और पाठ्यक्रम तैयार करना होता है एनसीईआरटी का प्रमुख कार्य। और दूसरा इसका कार्य हो जाएगा शैक्षिक अनुसंधान, यानी कि शिक्षा से संबंधित समस्याओं पर शोध करना और उनके समाधान को समझाना, ठीक है, उनके समाधान सुझाना। तीसरा शैक्षिक प्रशिक्षण हो जाएगा, यानी शिक्षकों और शिक्षा अधिकारियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण देना हो जाएगा। चौथा हो जाएगा शिक्षण सामग्री विकास, यानी चार्ट, मॉडल, ई सामग्री और प्रशिक्षण उपकरण तैयार करना। शिक्षा नीति में सहयोग, यानी केंद्र और राज्य सरकारों को शिक्षा सुधार हेतु परामर्श एवं सुझाव देना। छठा हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, यानी विदेशी शिक्षा संस्थाओं के साथ शैक्षिक आदान प्रदान करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टिप्पणी लिखिए। तो टिप्पणी आप लिख सकते हैं एससीईआरटी या एनसीटी पे, तो दोनों पे हम आपको बताएंगे। तो एससीईआरटी क्या होता है पहले ये समझेंगे। तो एससीईआरटी, तो एससीईआरटी की फुल फॉर्म देखेंगे स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, अर्थात राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद है ये। तो एनसीईआरटी का राज्य स्तरीय संस्था है ये, जो प्रत्येक राज्य में कार्य करती है, ठीक है। एनसीईआरटी की एक संस्था है जो राज्य की संस्था है जो राज्य में कार्य करती है। तो एनसीईआरटी के प्रमुख जो यहाँ पे कार्य है वो देखेंगे। तो राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकें बनाना होता है, शिक्षकों को प्रशिक्षण देना होता है, शिक्षण सामग्री का विकास करना होता है, राज्य में शैक्षिक अनुसंधान करना होता है और डाइट संस्थाओं का मार्गदर्शन करना होता है, ठीक है। जो डाइटें होती हैं ना उनका मार्गदर्शन भी होता है। तो मध्य प्रदेश में एससीईआरटी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे, भोपाल में, ठीक है। यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एनसीटी यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, अर्थात राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना 1995 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली है। तो इसके जो प्रमुख कार्य हैं वो देखेंगे। एनसीटी के प्रमुख कार्य यानी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को मान्यता देना है, शिक्षा के मानक और नियम तय करना है, डीएलएड, बीएड, एमएड संस्थाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना होता है, शिक्षा में सुधार हेतु सुझाव देना होता है। तो बिना एनसीटी की मान्यता के कोई भी शिक्षक प्रशिक्षण संस्था नहीं चला सकता है, ठीक है। एनसीटी की मान्यता होना जरूरी होता है, ठीक है। क्लियर, आप जिस कॉलेज से डीएलएड कर रहे हैं उसे एनसीटी की मान्यता प्राप्त होना जरूरी है, नहीं तो आपकी जो डिग्री है, डिप्लोमा है डीएलएड का, वो फर्जी माना जाएगा।
आपको जॉब नहीं मिल पाएगी फ्यूचर में, ठीक है। तो नई शिक्षा नीति 2020 का वर्णन कीजिए। तो नई शिक्षा नीति 2020 की आपको इसमें वर्णन करना है। तो NEP 2020 बोलते इसे, NEP 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है। भारत की नई शिक्षा नीति इसे बोलते हैं, जिसे जुलाई 2020 में लागू किया गया था। 1986 की शिक्षा नीति के बाद 34 साल बाद आई नीति है ये, ठीक है। 34 साल बाद आई नीति है। तो NEP 2020 के जो प्रमुख बिंदु यहाँ पे लिखे गए, नई स्कूली संरचना इसकी जो है 5+3+3 4 है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे जो फाउंडेशन स्तर है वो 3 से 8 वर्ष रहती है, यानी कि आंगनवाड़ी प्लस कच्चा 1-2, और प्रारंभिक स्तर है वो 8 से 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए, यानी कच्चा 3 से 5 तक रहेगा। और मध्य स्तर में यानी 11 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, यानी कि 6 से 8 तक रहेगा। उसके बाद माध्यमिक स्तर जो 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए रहेगा 9 से 12, ठीक है। कच्चा 9 से 12। और इसमें देखें मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी, यानी कि कच्चा 5 तक मातृभाषा या स्थानीय भाषा में पढ़ाई पर जोर दिया जाएगा। और कौशल विकास यानी कच्चा 6 से व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास भी इसमें अनिवार्य किए जाएंगे। उच्च शिक्षा में सुधार यानी कि 4 वर्षीय एकीकृत स्नातक मल्टीपल एंट्री एग्जिट की सुविधा भी होगी इसमें। शिक्षा यानी कि 2030 तक शिक्षकों के लिए 4 वर्षीय एकीकृत BEd अनिवार्य होगी, ठीक है। छठा देखें, यानी कि GER लक्ष्य, यानी कि 2030 तक उच्च शिक्षा में 50% नामांकन लक्ष्य होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यशपाल समिति की मुख्य सिफारिशें सुझाव दीजिए। यशपाल समिति की मुख्य सिफारिशें, यहाँ आपको सुझाव लिखने हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप, यशपाल समिति को लेकर यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप ये लिख सकते हैं। यशपाल समिति 1993 का गठन 1993 का गठन है, जो कि बस्ते के बोझ को लेकर की समस्या को हल करने के लिए हुआ था, ठीक है। इसके अध्यक्ष हैं प्रोफेसर यशपाल थे, ठीक है, प्रोफेसर यशपाल थे। तो यशपाल समिति के जो प्रमुख सुझाव हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। पाठ्यक्रम का बोझ कम करना सबसे पहला सुझाव था। बच्चों पर किताबों और गृह कार्यों का अनावश्यक बोझ ना डाला जाए। दूसरा सुझाव देखें, रटने की प्रवृत्ति बंद की जाए, यानी कि शिक्षा में रटने की जगह बच्चे समझकर सीखें और खेल और गतिविधि आधारित शिक्षा। ये तीसरा सुझाव था, छोटी कक्षाओं में खेल में पढ़ाया जाए। उसके बाद चौथा सुझाव देखेंगे, शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार, यानी कि शिक्षक को बेहतर और व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाए। परीक्षा पद्धति में बदलाव, यानी कि केवल परीक्षा के लिए नहीं बल्कि जीवन के लिए शिक्षा भी दी जाए। पाठ्य पुस्तकों की संख्या कम हो, यानी कि एक विषय की एक ही अच्छी पुस्तक हो, अनावश्यक पुस्तकें ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, शालेय शिक्षा में परिवर्तन के क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। यानी विद्यालय की जो शिक्षा उसमें जो परिवर्तन के क्षेत्र उनका आपको वर्णन करना है। तो शालेय शिक्षा में परिवर्तन की आवश्यकता वाले जो प्रमुख क्षेत्र हैं, तो पाठ्यक्रम में परिवर्तन, तो पुराना और बोझिल पाठ्यक्रम बदलकर जीवन उपयोगी, रुचिकर और आधुनिक बनाया जाए। दूसरा आप देख सकते हैं शिक्षण विधियों में परिवर्तन, यानी कि रटने की जगह गतिविधि आधारित, खोज आधारित और बाल केंद्रित शिक्षण हो। तीसरा मूल्यांकन पद्धति में परिवर्तन, यानी केवल वार्षिक परीक्षा नहीं बल्कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी कि CCE अपनाया जाए। चौथा देखें, तकनीक का उपयोग, यानी कि स्मार्ट क्लास, डिजिटल सामग्री और ई-लर्निंग को बढ़ावा दिया जाए। शिक्षक छात्र संबंध, यानी कि डर की जगह प्रेम और सहयोग पर आधारित संबंध विकसित किए जाएं। छठा पॉइंट देखें, विद्यालय प्रबंधन में परिवर्तन, यानी कि समुदाय की भागीदारी बढ़े और विद्यालय प्रबंधन में क्या हो, पारदर्शिता आए, ठीक है। सातवां, भौतिक संसाधनों में सुधार, यानी कि विद्यालय भवन, पुस्तकालय, शौचालय और खेल मैदान की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व का क्या अर्थ है, तो विस्तार से समझाइए। तो शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व का क्या अर्थ होता है ये आपको विस्तार से समझाना है, ठीक है। ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे गए क्वेश्चन है, तो आपको इनको अच्छे से पढ़ना है, तभी आपको समझ पाएगा। ये विषय थोड़ी टफ सी होती है, इसकी लैंग्वेज क्या समझ नहीं आती है,
तो आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन आपको खाली नहीं छोड़ना है पेपर में। अगर कोई क्वेश्चन का उत्तर नहीं आ रहा है तो उससे रिलेटेड जितना आप लिख सकते हो लिख कर आना, लेकिन कॉपी खाली नहीं छोड़नी है और प्रश्न का उत्तर नहीं छोड़ना है, सारे प्रश्नों को करना है, उत्तर देना है, ठीक है। क्लास को लाइक करो। आप में से जिन स्टूडेंट ने लाइक नहीं किया है वो लाइक करें क्लास को, ठीक है। आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं, शेयर कमेंट भी कर देना, ठीक है। और जिन्होंने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर देना। तो शिक्षा शास्त्री नेतृत्व वह प्रक्रिया है, शिक्षा शास्त्री नेतृत्व वह प्रक्रिया है जिसमें विद्यालय का प्रमुख शिक्षण अधिगम की गुणवत्ता सुधारने के लिए शिक्षकों और छात्रों को प्रेरित निर्देशित और मार्गदर्शन करता है। तो यहाँ पे विस्तृत व्याख्या देखें यहाँ पे, तो सबसे पहले शिक्षण की निगरानी क्या हो जाएगा, शिक्षण की निगरानी यानी कि नेता कक्षाओं का नियमित निरीक्षण करता है और शिक्षकों को बेहतर शिक्षण के सुझाव देता है, ठीक है। दूसरा हो जाएगा शिक्षकों का व्यावसायिक विकास यानी प्रशिक्षण कार्यशाला और नवाचार के अवसर प्रदान करता है। तीसरा पाठ्यक्रम नियोजन यानी कि पाठ्यक्रम को सही ढंग से लागू करने की योजना बनाता है। चौथा सीखने के परिणाम सुधारना यानी कि बच्चों के सीखने के स्तर को ऊंचा उठाने का निरंतर प्रयास करता है। सकारात्मक विद्यालय संस्कृति यानी कि ऐसा वातावरण बनाता है जहां शिक्षक और छात्र दोनों मिलकर उत्साह से सीखें, ठीक है। तो शिक्षा शास्त्री नेता के प्रमुख गुण भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो विषय और शिक्षण का गहरा ज्ञान होता है, प्रेरणादायक व्यक्तित्व होता है, निरंतर सीखने की इच्छा होती है, टीम भावना और सहयोग रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें जो सारांश देखें यानी शिक्षा शास्त्री नेतृत्व यानी अच्छा शिक्षण, अच्छा मार्गदर्शन प्लस अच्छा परिणाम, ठीक है। जो शिक्षा शास्त्री नेतृत्व होता है उसमें क्या क्या होता है, एक तो अच्छा शिक्षण होता है और अच्छा मार्गदर्शन और अच्छा परिणाम मिलाकर क्या बनता है, शिक्षा शास्त्री नेतृत्व बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन जानकारी देना चाहूँगा। जो भी बच्चा नोट्स लेना चाहता है वो नोट्स ले सकता है अच्छी तैयारी के लिए, अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए। तो बंटी क्लासेस के आप लोग नोट्स परचेस कर सकते हैं। आपको नंबर दिखाई दे रहा है 72 40 28 72 81। इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स ले सकता है। आप में से कोई भी स्टूडेंट लेना चाहता है तो बस आपके थोड़े से पैसे लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, शिक्षक शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। शिक्षक शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का आपको क्या करना है, वर्णन करना है। तो शिक्षक शिक्षा की जो प्रमुख समस्याएं यहाँ पे देखें, निम्न गुणवत्ता यानी कि कई प्रशिक्षण संस्थाओं में योग्य प्राध्यापक, पुस्तकालय और आवश्यक संसाधनों का अभाव रहता है, एक तो ये समस्या रहती है। दूसरा आपका सैद्धांतिक पर अधिक जोर हो जाएगा यानी कि व्यावहारिक शिक्षण अभ्यास कम होता है और ज़्यादा किताबी ज्ञान दिया जाता है, ठीक है। किताबी ज्ञान क्या होता है, ज़्यादा दिया जाता है। तीसरा देखें, निजी संस्थाओं की अनियमितता रहती है यानी कि कई निजी डीएलएड बीएड संस्थाएं केवल व्यवसाय के उद्देश्य से चलती हैं, गुणवत्ता पर ध्यान नहीं देती हैं, ठीक है। चौथा देखें, यहाँ पाठ्यक्रम पुराना होना चाहिए, ये एक समस्या है। पाठ्यक्रम पुराना होना यानी कि शिक्षक प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम वर्तमान ज़रूरतों और नई तकनीक के अनुसार नहीं बदला है। और सेवाकालीन प्रशिक्षण का अभाव यानी कि नौकरी के बाद शिक्षकों को पर्याप्त और नियमित प्रशिक्षण नहीं मिलता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों प्रशिक्षण सुविधाओं की कमी यानी कि दूर दराज के क्षेत्रों में प्रशिक्षण संस्थाएं और सुविधाएं क्या रहती हैं, पर्याप्त नहीं होती हैं, ठीक है, नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्तमान में भारत में शिक्षक शिक्षा की स्थिति का वर्णन कीजिए। वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट में भारत में जो शिक्षक शिक्षा की स्थिति है उसका आपको वर्णन करना है, ठीक है। तो वर्तमान की बात कर रहे हैं तो वर्तमान में भारत में शिक्षक शिक्षा की जो स्थिति है, जहाँ पे पहले देखें सकारात्मक पक्ष देखते हैं इसके, जो शिक्षा की स्थिति है। तो एनसीटी द्वारा प्रशिक्षण संस्थाओं का नियमन और नियंत्रण यानी कि डीएलएड बीएड और एमएड जैसे विभिन्न स्तरीय कोर्स उपलब्ध हैं। डाइट और SCERT द्वारा राज्य स्तर पर शिक्षकों को प्रशिक्षण है। और NEP 2020 में 4 वर्षीय एकीकृत बीएड की व्यवस्था, ऑनलाइन और दूरस्थ प्रशिक्षण की सुविधाएं बढ़ी हैं। तो ये सकारात्मक हो जाएगा, ये सकारात्मक पक्ष हो जाएगा। वर्तमान में भारत
शिक्षक स्थिति का। ठीक है, अब इसके नकारात्मक पक्ष भी देखें तो नकारात्मक पक्ष में आप लिख सकते हैं कई संस्थाओं में गुणवत्ता का अभाव रहता है, व्यवहारिक प्रशिक्षण कमजोर रहता है, शिक्षकों की नियुक्ति में देरी है और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी रहती है। ठीक है, तो आप ये नकारात्मक पक्ष लिखते हैं। जैसे यहाँ पे निष्कर्ष देख सकते हैं, भारत में शिक्षक शिक्षा में सुधार हो रहा है, परंतु गुणवत्ता और व्यवहारिकता की दिशा में अभी भी और प्रयास की आवश्यकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साले प्रबंधन का अर्थ लिखिए। तो साले प्रबंधन का अर्थ यानी इसके महत्व को विस्तार से समझाइए। तो साले प्रबंधन का अर्थ यहाँ पे देखेंगे तो साले प्रबंधन का अर्थ होता है कि विद्यालय के मानवीय और भौतिक संसाधनों का इस प्रकार नियोजन या संगठन और उपयोग करना कि विद्यालय के शैक्षिक लक्ष्य यानी सफलतापूर्वक प्राप्त हो सकें, यही साले प्रबंधन कहलाता है। ठीक है, साले प्रबंधन का महत्व यहाँ पे देखेंगे। सुव्यवस्थित संचालन, सुव्यवस्थित संचालन यानी कि समय सारणी, नियम और व्यवस्था से विद्यालय सुचारू रूप से चलता है। ठीक है, समय सारणी, नियम और व्यवस्था से विद्यालय सुचारू रूप से क्या करता है, चलता है। ठीक है, शिक्षण गुणवत्ता में सुधार यानी कि अच्छे प्रबंधन से शिक्षक और छात्र दोनों बेहतर प्रदर्शन करते हैं। तीसरा देखिए, संसाधनों का सदुपयोग यानी कि धन, समय और सामग्री का सही और उचित उपयोग होता है और अनुशासन बना रहता है यानी कि नियमित निरीक्षण और प्रबंधन से विद्यालय में अनुशासन और व्यवस्था बनी रहती है। सामुदायिक विश्वास बढ़ता है, सामुदायिक विश्वास बढ़ता है यानी अच्छे प्रबंधन से अभिभावकों और समाज का विद्यालय पर विश्वास और सहयोग भी बढ़ता है। छात्रों का सर्वांगीण विकास यानी कि यह सही प्रबंधन से बच्चों के शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास की व्यवस्था होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो साले प्रबंधन के विभिन्न क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। साले प्रबंधन के विभिन्न क्षेत्रों का आपको क्या करना है, वर्णन करना है। तो साले प्रबंधन के जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो देखेंगे। सबसे पहले तो शैक्षणिक प्रबंधन, पाठ्यक्रम, समय सारणी, शिक्षण योजना, परीक्षण और परिणाम का उचित प्रबंधन रहता है। कर्मचारी प्रबंधन यानी कि शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति, कार्य विभाजन, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन। ठीक है, तो आप ये लिखें। और वित्तीय प्रबंधन, तो इसमें देखेंगे कि वित्त प्रबंधन यानी कि विद्यालय के बजट, शासकीय अनुदान और व्यय का पारदर्शी और उचित प्रबंधन रहता है। भौतिक संसाधन प्रबंधन यानी कि भवन, फर्नीचर, पुस्तकालय और प्रयोगशाला और उपकरणों की देखभाल और रखरखाव भी रहता है। ठीक है, उसके बाद देखें इसमें पांचवा देखें छात्र प्रबंधन यानी कि नामांकन, उपस्थिति, अनुशासन, छात्र कल्याण और विकास। ठीक है, और सामुदायिक संबंध प्रबंधन यानी कि अभिभावकों, ग्राम शिक्षा समिति और समाज से नियमित संपर्क और सहयोग रहता है। ठीक है, तो आप ये पॉइंट को अच्छे से पढ़ेंगे, पहले प्रश्न को समझेंगे फिर उसके उत्तर को आराम से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कच्चा कच्च के प्रबंधन में शिक्षक की भूमिका समझाइए। तो कच्चा कच्च के प्रबंधन में आपको शिक्षक की भूमिका समझानी है। तो देखते हैं कच्चा कच्च में प्रबंधन की भूमिका। कच्चा कच्च प्रबंधन में शिक्षक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो शिक्षक की प्रमुख जो भूमिकाएं रहती हैं वो यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले तो अनुशासन यानी अनुशासन बनाए रखना होता है, यानी कक्षा में प्रेमपूर्ण और सकारात्मक वातावरण बनाना जहां बच्चे बिना डर के सीखें। दूसरा, उचित बैठक व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि सभी बच्चों को ऐसे बिठाना कि सभी को स्पष्ट दिखे और सुनाई दे कि आप क्या पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक है, ब्लैक बोर्ड पे। तीसरा, शिक्षण सामग्री का उपयोग यानी कि चार्ट, मॉडल, श्यामपट्ट का उचित और प्रभावी उपयोग करना आना चाहिए। समय का प्रबंधन यानी कि पाठ को निर्धारित समय में पूरा करना और समय का सदुपयोग करना चाहिए। ठीक है, ये एक अच्छे शिक्षक की बातें हो रही हैं कक्षा के अंदर। तो सभी की भागीदारी यानी कि सभी बच्चों को प्रश्न पूछने और उत्तर देने का समान मौका देना चाहिए, यानी कमज़ोर बच्चों पर विशेष ध्यान देना, यानी पिछड़े और कमज़ोर बच्चों को अतिरिक्त सहयोग और प्रोत्साहन देना चाहिए एक अच्छे शिक्षक को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। शैक्षिक समावेशन के प्रकारों का वर्णन कीजिए। शैक्षिक समावेशन के प्रकारों का आपको वर्णन करना है।
तो यहाँ पे देखें शैक्षिक समावेशन के जो प्रमुख प्रकार हैं, यानी पहला तो पूर्ण समावेशन, यानी कि दिव्यांग और विशेष जरूरत वाले बच्चे सामान्य बच्चे के साथ पूरे समय एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। आंशिक समावेशन की बात करें तो इसमें विशेष बच्चे कुछ सामान्य बच्चों की कक्षा में कुछ समय विशेष कक्षा में पढ़ते हैं, ठीक है। जो आंशिक समावेशन यानी कि विशेष बच्चे होते हैं वो कुछ समय सामान्य कक्षा में और कुछ समय वो विशेष कक्षा में पढ़ते हैं, यानी कि दोनों कक्षा में थोड़े थोड़े टाइम के लिए भी पढ़ते हैं, ठीक है। आपको समझते हुए इनको याद रखना है, ध्यान रखना है, तभी आप एग्जाम में लिख पाओगे। सामाजिक समावेशन यानी कि जाति, धर्म, लिंग या आर्थिक आधार पर किसी भी भेदभाव के बिना सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा देना, ठीक है। सांस्कृतिक समावेशन की बात करें तो विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं के बच्चों को एक साथ शिक्षित करना, ठीक है। आप ये सीधा सीधा पॉइंट भी ना लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप सीधा सीधा लाइन लिखेंगे तब भी आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। दूर दराज जनजाति और ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में लगाना, ये भौगोलिक समावेशन होता है। निष्कर्ष की बात करें तो समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत है कि सभी बच्चे सीख सकते हैं, बस उन्हें सही अवसर और वातावरण चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेतृत्व का क्या अर्थ है। नेतृत्व का क्या अर्थ है? नेतृत्व की प्रमुख विशेषताओं के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले नेतृत्व का अर्थ जानेंगे कि नेतृत्व का अर्थ क्या है। तो नेतृत्व वह क्षमता है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने समूह को एक निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में प्रेरित, निर्देशित और संगठित करता है, ठीक है। तो नेतृत्व की प्रमुख विशेषता यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले दूरदर्शिता यानी कि नेता आगे की सोचता है और भविष्य की योजना बनाता है, ठीक है। प्रेरणा देने की क्षमता यानी कि नेता अपने समूह के सदस्यों को कार्य करने के लिए उत्साहित करता है। तीसरा, निर्णय लेने की क्षमता यानी कि सही समय पर सही और सहायक निर्णय लेना नेतृत्व की पहचान होती है। और संवाद कौशल यानी कि नेता स्पष्ट और प्रभावशाली तरीके से अपनी बात कहता है। और पांचवा देखें, ईमानदारी और विश्वसनीयता यानी कि नेता पर समूह का विश्वास होता है, वह पारदर्शिता होती है, ठीक है, वह पारदर्शी होता है। सहयोग की भावना यानी कि नेता सबको साथ लेकर चलता है, अकेले नहीं चलता है। समस्या समाधान की क्षमता यानी कि कठिन परिस्थितियों में शांत रहकर समाधान निकालता है। तो ये क्या है? एक अच्छे नेतृत्व की पहचान यानी एक समूह लीडर की, ठीक है। तो सरल शब्दों में समझे कि नेतृत्व यानी सही दिशा, सही व्यक्ति और सही समय पर मार्गदर्शन, ठीक है, ये नेतृत्व होता है, यानी कि एक समूह लीडर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विद्यालय प्रबंधन का क्या अर्थ है। विद्यालय प्रबंधन का क्या अर्थ है? विद्यालय प्रबंधन की प्रमुख आवश्यकताओं को प्रतिपादित कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन इसमें थोड़े हार्ड पूछे जाते हैं, थोड़ी लैंग्वेज घुमाकर पूछे जाते हैं, बस आपको समझना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, बस आपको लिख कर आना है सभी क्वेश्चनों में, ठीक है, उत्तर को। तो यहाँ पे देखें तो विद्यालय प्रबंधन का अर्थ जानेंगे। सबसे पहले तो विद्यालय के मानवीय और भौतिक संसाधनों का इस प्रकार नियोजन और उपयोग करना है कि विद्यालय के शैक्षिक लक्ष्य सफलतापूर्वक प्राप्त हो सकें, यही विद्यालय प्रबंधन है, ठीक है। तो विद्यालय प्रबंधन की जो प्रमुख आवश्यकताएं वो यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले सुव्यवस्थित संचालन के लिए यानी कि बिना प्रबंधन के विद्यालय में अव्यवस्था फैलती है। नियम, समय सारणी और व्यवस्था के लिए प्रबंधन जरूरी होता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे देखें कि शिक्षक गुणवत्ता सुधारने के लिए यानी कि शिक्षकों का उचित मार्गदर्शन और निरीक्षण आवश्यक है संसाधनों के सदुपयोग के लिए। और धन, समय और सामग्री का सही उपयोग तभी होगा जब प्रबंधन अच्छा होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें अनुशासन बनाए रखने की कला के अनुशासन बनाए रखने के लिए यानी कि छात्रों और शिक्षकों में अनुशासन के लिए प्रभावी प्रबंधन जरूरी है, यानी कि सामुदायिक सहभागिता के लिए अभिभावकों और समाज को विद्यालय से जोड़ने के लिए प्रबंधन आवश्यक है, ठीक है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए यानी कि विद्यालय के शैक्षिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सुदृढ़ प्रबंधन जरूरी है, ठीक है, सुदृढ़ प्रबंधन जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रधान अध्यापक के प्रमुख कर्तव्यों का एवं दायित्वों का उल्लेख कीजिए। तो प्रधान अध्यापक के प्रमुख कर्तव्य एवं दायित्व, ठीक है। तो शैक्षणिक कर्तव्य देखें। सबसे पहले तो
तो पाठ्यक्रम का उचित नियोजन करना और समय पर पूरा कराना होता है। ठीक है। शिक्षकों की कक्षाओं का नियमित निरीक्षण करना और सुझाव देना। तीसरा, परीक्षा मूल्यांकन और परिणाम का सुचारू प्रबंधन करना होता है। उसके बाद प्रशासनिक कर्तव्य देखें तो प्रशासनिक कर्तव्यों में छात्रों और शिक्षकों की उपस्थिति का नियमित रिकॉर्ड रखना होता है। शासकीय आदेशों और नियमों का पालन करना और कराना होता है। उसके बाद विद्यालय की संपत्ति और संसाधनों की देखभाल करना होता है। ठीक है। और यहाँ पे सामाजिक कर्तव्यों की बात करें तो अभिभावकों से नियमित संपर्क बनाए रखना और समुदाय और ग्राम शिक्षा समिति के साथ सहयोग करना, विद्यालय का सकारात्मक वातावरण और अनुशासन बनाए रखना। ठीक है। तो ये सामाजिक कर्तव्य हो गए और ये आपके प्रशासनिक कर्तव्य हो गए और ये शैक्षणिक कर्तव्य हो गए। ठीक है। एक प्रधानाध्यापक के, तो प्रधानाध्यापक के ये कर्तव्य हैं एक विद्यालय के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, शिक्षक शिक्षा से क्या आशय है और शिक्षक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। ठीक है। तो शिक्षक शिक्षा का अर्थ जाने सबसे पहले तो शिक्षक शिक्षा का अर्थ हो जाएगा, शिक्षक शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को शिक्षण कार्य के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण प्रदान किया जाता है ताकि वह प्रभावशाली ढंग से पढ़ा सके। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, शिक्षक शिक्षा का अर्थ हो जाएगा। तो शिक्षक शिक्षा का यहाँ पे प्रमुख उद्देश्य देखेंगे तो शिक्षण कौशल विकसित करना होता है। सबसे पहले तो शिक्षक को विभिन्न शिक्षण विधियों और तकनीकों में दक्ष बनना चाहिए। ठीक है। दक्ष बनाना है यानी वो उन चीज़ों को अच्छे से बच्चों को पढ़ा सके, पहले खुद पढ़ के अच्छे से उनको सीख ले। ठीक है। विषय ज्ञान में वृद्धि यानी शिक्षक को अपने विषय पर गहरी और अध्ययन जानकारी देना है। उसके बाद बाल मनोविज्ञान की समझ यानी कि बच्चों की मानसिकता, रुचि और विकास को समझने की क्षमता विकसित करना होता है। व्यावसायिक दक्षता यानी कि शिक्षक को अपने व्यवसाय के प्रति समर्पित और जिम्मेदारी बनाना और नवाचार की क्षमता यानी नई शिक्षण तकनीकों और विधियों को अपनाने के लिए तैयार करना होता है। मूल्यों का विकास यानी कि शिक्षक में राष्ट्रीय, सामाजिक और नैतिक मूल्य विकसित करना होता है। ठीक है। तो क्लास को लाइक कर दो, आप लोग लाइक नहीं करते, और नोट्स ज़रूर परचेज कर लें भैया। जो भी नोट्स लेना चाहता है स्टूडेंट नोट्स ले ले, कम पैसों में नोट्स मिल जाएंगे आपको, तो नोट्स भी आप ले सकते हैं। ठीक है। नोट्स ले लें, जो भी स्टूडेंट नोट्स लेना चाहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। क्लास को लाइक कर देना भाई, जो भी है आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें क्लास को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षक प्रशिक्षण कार्य में गुणात्मक विकास हेतु कोठारी आयोग के प्रमुख सुझावों का उल्लेख कीजिए। तो प्रमुख सुझावों का उल्लेख करना है तो कोठारी आयोग 1964-66 के प्रमुख जो सुझाव है यहाँ पे देखे हैं कोठारी आयोग के। तो पहला सुझाव, प्रशिक्षण अवधि बढ़ाई जाए यानी कि शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम कम से कम 1 वर्ष का हो ताकि शिक्षक अच्छे से तैयार हो सके। ठीक है। व्यवहारिक शिक्षण पर जोर दिया जाए यानी केवल सैद्धांतिक ज्ञान नहीं बल्कि विद्यालय में जाकर वास्तविक शिक्षण अभ्यास अनिवार्य हो। ठीक है। तीसरा जो सुझाव यहाँ पे देखेंगे, प्रशिक्षण संस्थाओं का स्तर में सुधार हो जाए यानी कि डीएलएड और बीएड संस्थाओं में योग्य प्रधानाध्यापक, पुस्तकालय और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। उसके बाद शिक्षकों के वेतन और सेवा शर्तों में सुधार ताकि प्रतिभाशाली व्यक्ति शिक्षण व्यवसाय की ओर आकर्षित हो। ठीक है। उसके बाद सेवाकालीन प्रशिक्षण यानी नौकरी के दौरान भी शिक्षकों को नियमित प्रशिक्षण और कार्यशाला मिलती रहें और शिक्षक शिक्षा में शोध यानी कि शिक्षण विधियों पर निरंतर अनुसंधान होता रहे। ठीक है। तो यहाँ पे कोठारी आयोग का जो कथन है जो कि राष्ट्र का भाग्य कक्षाओं में बनता है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय के बारे में क्या जानते हैं, इनकी प्रमुख भूमिकाओं का वर्णन कीजिए। शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय के बारे में आप क्या जानते हैं, आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है। तो शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय का अर्थ यानी शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय होता क्या, पहले ये समझेंगे। तो शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय यानी कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, वह संस्था है जहाँ बीएड एमएड जैसे उच्च स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण कार्य चलाए जाते हैं। ठीक है। प्रमुख भूमिकाएं यानी कि शिक्षक तैयार करना। ठीक है। क्या होता है, शिक्षक तैयार करना यानी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के लिए योग्य और
उचित शिक्षक तैयार करना होता है इसकी भूमिका। और दूसरा आपका शैक्षिक अनुसंधान यानी कि शिक्षा संबंधी समस्याओं पर शोध कराना और नई विधियों को विकसित करना होता है। ठीक है। व्यावहारिक प्रशिक्षण यानी कि छात्र शिक्षकों को विद्यालय में जाकर वास्तविक शिक्षण का अभ्यास कराना होता है। उसके बाद शिक्षण विधियों का विकास यानी कि नई और प्रभावशाली शिक्षण विधियों का विकास प्रसार करना होता है। सेवाकालीन प्रशिक्षण यानी कार्यरत शिक्षकों को नवीन ज्ञान और कौशल देने के लिए कार्यशालाएं आयोजित करना होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एनसीटी के प्रमुख उद्देश्य एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है। तो सबसे पहले एनसीटी का परिचय देखेंगे। एनसीटी का पूरा नाम होता है कि नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। स्थापना 1995 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली है। ठीक है। तो इसका जो एनसीटी के जो प्रमुख उद्देश्य होते हैं यानी शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना होता है। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं का नियमित और नियंत्रण करना होता है। शिक्षक शिक्षा के मानक और नीतियां निर्धारित करना होता है। अब एनसीटी के जो प्रमुख कार्य होते हैं वो देखें। यहाँ मान्यता देना यानी कि डीएलएड बीएड एमएड संस्थाओं को मान्यता प्रदान करना होता है। बिना एनसीटी की मान्यता के कोई संस्था नहीं चल सकती है। ठीक है। अगर कोई संस्था चला रहा है तो वो फर्जी है। मानक निर्धारण यानी कि शिक्षक प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम अवधि और योग्यता के मानक तय करना होता है। निरीक्षण यानी कि प्रशिक्षण संस्थाओं का नियमित निरीक्षण करना और गुणवत्ता जांचना होता है। सुझाव देना यानी कि केंद्र और राज्य सरकारों को शिक्षक शिक्षा सुधार हेतु परामर्श देना होता है। शोध और विकास यानी कि शिक्षक में नवाचार और अनुसंधान को प्रोत्साहन देना होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विद्यालय संस्कृति। विद्यालय संस्कृति से क्या समझते हैं? विद्यालय संस्कृति के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। ठीक है। विद्यालय संस्कृति के बारे में तो विद्यालय संस्कृति का आज जाने। विद्यालय संस्कृति वह वातावरण, मूल्य, परंपरा और व्यवहार है जो उस विद्यालय की अपनी पहचान बनाते हैं। यह विद्यालय की आत्मा होती है। ठीक है। विद्यालय संस्कृति वह वातावरण है, मूल्य, परंपराएं और व्यवहार है जो उस विद्यालय की अपनी एक पहचान बनती है। यह विद्यालय की क्या होती है? आत्मा होती है। ठीक है। तो विद्यालय संस्कृति के प्रकार यानी कि सकारात्मक संस्कृति होती है यानी जिस विद्यालय में प्रेम, सहयोग, अनुशासन और उत्साह का वातावरण हो, शिक्षक और छात्र मिलकर काम करते हैं तो वो क्या आ जाएगी? सकारात्मक संस्कृति हो जाएगी। दूसरी आपकी नकारात्मक संस्कृतियाँ जहाँ डर, तनाव, भेदभाव और अव्यवस्था हो, ऐसे विद्यालय में बच्चों का विकास नहीं होता है। ठीक है। तो ये नकारात्मक संस्कृति है इस विद्यालय में। उसके बाद आपकी सहयोग संस्कृति हो जाएगी यानी कि जहाँ शिक्षक आपस में और अभिभावकों के साथ मिलकर बच्चों का विकास के लिए काम करते हैं, वो सहयोग संस्कृति हो जाएगी। परंपरागत संस्कृति यानी कि जहाँ पुरानी परंपरा और मूल्यों को महत्व दिया जाता हो, जैसे प्रार्थना, राष्ट्रगान आदि, तो ये परंपरागत संस्कृति हो जाएगी। उसके बाद नवाचारी संस्कृति यानी कि जहाँ नई नई शिक्षण विधियों, तकनीकों और रचनात्मकता को प्रोत्साहन मिले। ठीक है। निष्कर्ष निकालें यानी कि सकारात्मक विद्यालय संस्कृति ही बच्चों के सर्वांगीण विकास का आधार होती है। ठीक है। सकारात्मक विद्यालय संस्कृति ही बच्चों के सर्वांगीण विकास का क्या होती है? आधार होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम यानी कि डीपीईपी के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो डीपीईपी के उद्देश्यों का आपको वर्णन करना है। तो डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम इसकी फुल फॉर्म होती है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। तो यह कार्यक्रम 1994 में प्रारंभ हुआ था। तो डीपीईपी के प्रमुख जो उद्देश्य हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, देखेंगे। तो इसका जो मेन उद्देश्य है वो देखें तो सार्वभौमिक नामांकन यानी कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों की विद्यालय में क्या हो, नामांकित करना है। ड्रॉप आउट कम करना यानी कि बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की संख्या को क्या करना है? कम करना होता है। शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना यानी कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण और सीखने के जो स्तर को ऊंचा उठाना होता है। लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना होता है यानी बालिकाओं के नामांकन और उपस्थिति में क्या लाना है? वृद्धि करना होता है। उसके बाद एससी या एसटी बच्चों का समावेश यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाना होता है। विद्यालय सुविधा में सुधार होता है यानी कि भवन, शौचालय, पेयजल और शिक्षण सामग्री की व्यवस्था करना होता है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का क्या आशय है। तो शिक्षा की गुणवत्ता बनाने के प्रमुख जो उपायों का वर्णन आपको यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले गुणवत्ता शिक्षक का अर्थ यहाँ पे जानेंगे। शिक्षा का अर्थ, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अर्थ होता है, यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वह शिक्षा है जो बच्चों का सर्वांगीण विकास करे, उसे जीवन जीने के योग्य बनाए और सीखने के वास्तविक परिमाण दे, ठीक है, परिणाम दे। तो आप ये लिख सकते हैं, आपको अच्छे से पढ़ना है, ज़्यादा रटना नहीं है, रटोगे तो आपको याद नहीं होगा। बस आप इनको समझ लें कि क्या क्या लिखना है आपको, ठीक है, इनके आधार पर ही आपको लिखना है। तो वास्तविक जिसकी जो शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के जो प्रमुख उपाय हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। तो योग्य और प्रशिक्षित शिक्षक होने चाहिए, यानी अच्छे और प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति और उनका सेवाकालीन प्रशिक्षण हो, ठीक है। दूसरा, उचित पाठ्यक्रम यानी कि जीवन उपयोगी, रुचिकर और बाल केंद्रित पाठ्यक्रम तैयार करना। शिक्षण सामग्री यानी पर्याप्त और अच्छी पाठ्य पुस्तकें और चार्ट मॉडल और डिजिटल सामग्री उपलब्ध कराना है। सतत मूल्यांकन यानी केवल वार्षिक परीक्षा नहीं बल्कि सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE अपनाना है। उसके बाद अच्छा विद्यालय वातावरण यानी सकारात्मक, अनुशासित और प्रेरक विद्यालय वातावरण बनाना है। सामुदायिक सहभागिता यानी कि अभिभावकों और समाज को शिक्षा से जोड़ना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदर्श शिक्षक। एक आदर्श शिक्षक से आप क्या समझते हैं, आदर्श शिक्षक के प्रमुख गुणों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो एक आदर्श शिक्षक के बारे में आपको लिखना है। तो आदर्श शिक्षक का अर्थ होता है कि आदर्श शिक्षक वह है जो ज्ञान, चरित्र और व्यवहार तीनों में श्रेष्ठ हो, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास का मार्गदर्शन करे, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, एक आदर्श शिक्षक हो जाएगा। तो आदर्श शिक्षक के यहाँ पे जो प्रमुख गुण दिए गए हैं वो आपको बताना है। तो सबसे पहले विषय का ज्ञान, यानी कि अपने विषय की गहरी, संपूर्ण और अद्यतन जानकारी होनी चाहिए एक शिक्षक को। अच्छे शिक्षक को, आदर्श शिक्षक को शिक्षण कौशल यानी कठिन विषय को सरल और रुचिकर तरीके से समझाने की क्षमता होनी चाहिए एक आदर्श शिक्षक में। उसके बाद धैर्य और सहनशीलता भी होनी चाहिए, यानी कि बच्चों की गलतियों पर क्रोध ना करना और बार बार समझाना, ठीक है। स्नेहपूर्ण व्यवहार यानी कि सभी बच्चों से समान और प्रेमपूर्ण व्यवहार। और चरित्रवान यानी कि ईमानदार, यानी कि आदर्श आचरण जो बच्चों के लिए प्रेरणा बने। निरंतर सीखने की इच्छा, यानी कि नई जानकारी और विधियाँ सीखते रहना, ठीक है। उसके बाद समय का पालन, यानी कि नियमित और समयबद्ध रहना। नियमित और समयबद्ध रहना यानी कि जहाँ पे देखें तो डॉक्टर राधाकृष्ण द्वारा कि शिक्षक वह नहीं है जो छात्रों के मन में तथ्य ढूंढे, बल्कि वह है जो उन्हें सोचने के लिए प्रेरित करे, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हैं, मेन कथन है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शैक्षिक अवसरों की समानता से क्या समझते हैं। शैक्षिक अवसरों की समानता से क्या समझते हैं। तो शैक्षिक अवसरों की समानता की प्रमुख आवश्यकताओं का आपको लिखना है, वर्णन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे शैक्षिक अवसरों की समानता का अर्थ है, यानी कि हर बच्चे को चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या लिंग, क्षेत्र या आर्थिक स्थिति का हो, समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार और अवसर मिले सभी को, ठीक है। तो शैक्षिक अवसरों की समानता की जो प्रमुख आवश्यकताएं वो यहाँ पे लिखेंगे। तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। सबसे पहले निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा यानी सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए। और लड़के लड़कियों को समान अवसर, यानी कि बालिकाओं को भी बालकों के समान शिक्षा का अवसर हो, शिक्षा का अधिकार हो। दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था होनी चाहिए, यानी शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा हो, ठीक है। उसके बाद ग्रामीण और शहरी बच्चों को समान सुविधाएं, यानी कि दूर दराज के बच्चों को भी अच्छे विद्यालय और शिक्षक मिले। SC या ST और पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति और विशेष योजनाओं से वंचित वर्गों को शिक्षा से जोड़ना चाहिए, ठीक है। तो आप ये लिखें, यहाँ पे देखेंगे भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 से यानी 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, ठीक है। किसमें? भारतीय संविधान अनुच्छेद 21A में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इंपॉर्टेंट है। क्लास को लाइक कर दो भाई, आपने लाइक नहीं किया यार। क्लास में लाइक तो बहुत कम आ रहे हैं, आप लोग लाइक नहीं करते। लाइक करने में क्या जाता है,
लाइक करो क्लास को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको करा रहे हैं, इनमें से आपके क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं पेपर में, इनसे से रिलेटेड क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे, कई क्वेश्चन सेम टू सेम भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो कस्तूरबा गांधी बालिका योजना, कस्तूरबा गांधी बालिका योजना के बारे में क्या जानते हैं, उस योजना के प्रमुख उद्देश्यों का आपको क्या करना है, वर्णन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का जो परिचय, यानी कि यह योजना 2004 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी, ठीक है। तो इसका जो उद्देश्य है वो वंचित पिछड़े वर्ग की बालिकाओं को आवासीय विद्यालय में शिक्षा देना था, ठीक है। तो इसमें SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओं को प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है। अब योजना के जो प्रमुख उद्देश्य हैं यहाँ पे देखेंगे तो बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना है, यानी ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों की बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है, ठीक है। दूसरा, ड्रॉप आउट कम करना है, यानी कि बालिकाओं को बीच में पढ़ाई छोड़ने से रोकना होगा। और आवासीय सुविधा, यानी जहाँ घर से विद्यालय दूर हो वहाँ बालिकाओं को दूर रहने, खाने और पढ़ने की व्यवस्था करना है। वंचित वर्ग की बालिकाओं की शिक्षा, यानी कि SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक परिवारों की बेटियों को शिक्षा से क्या है, जोड़ना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे सामाजिक समानता, यानी कि लड़के और लड़कियों में शिक्षा के अंतर को समाप्त करना है, ठीक है। आत्मनिर्भरता, यानी कि बालिकाओं को शिक्षित करके उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हैं। तो आज की जो क्लास थी आपकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की, वो यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आपके लॉन्ग क्वेश्चन जो बन रहे थे इंपॉर्टेंट, वो हमने आपको करा दिए, ठीक है। तो बस आप इस क्लास को लाइक कर दें, सभी स्टूडेंट लाइक करें, शेयर करें, आपके जितने भी यार दोस्त हो सभी को शेयर करें, कमेंट कर दें, ठीक है। आप में से जिन बच्चों ने कमेंट नहीं किया है वो कमेंट कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर देना भैया, आगे की नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्लासेस देखने के लिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन स्टूडेंट को नोट्स लेना है तो वो नोट्स ले सकता है, आपको नंबर दिखाई दे रहा है 72 40 28 72 81, ठीक है। इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स परचेस कर सकते हैं आप लोग और अच्छी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लें अपडेट्स के लिए, क्योंकि सबसे पहले अपडेट्स वही मिलती हैं जो भी हम यूट्यूब पे डालते हैं या वीडियो वगैरह जो भी कुछ हम डालते हैं, तो ठीक है। तो मिलते हैं अगली नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।